Without mentioning your name and caste, please give a brief introduction of yourself. सर मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है। उसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देन मास्टर्स किया है इन पॉलिटिकल साइंस। करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड सर माय हॉबी इंक्लूड्स डूइंग मंडला आर्ट, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड जर्नलिंग करना। ओके। आप हिस्ट्री पढ़ी है आपने ग्रेजुएशन में, राइट? यस। आप रीजन बता सकते हैं कि अगर मैं 3-4 फेजेस में इंडिया ईरान रिलेशंस को डिवाइड करना चाहूं तो हिस्टोरिकली से लेके अब तक कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया ईरान रिलेशन, किस फेज में अभी है, पहले कैसा रहा है, किन्हीं 4 फेजेस में डिवाइड कीजिए। सर फर्स्ट तो हम एंशियंट टाइम पे इसको ट्रेस कर सकते हैं, जब जो पर्शियन या जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, तो उस टाइम पे इंडिया का कनेक्ट रहा है। फिर सर सेकेंड इसको हम मिडिएवल टाइम में भी ट्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे हमने काफ़ी ऐसे बाहर के जो इन्वेडर्स थे या बाहर के जो पर्सन्स थे वो इंडिया में आए। और थर्ड सर हम जो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया के रिलेशंस थे ईरान के साथ, वो काफ़ी ठीक थे। इंडिया इम्पोर्ट करता था ऑयल को, और जो सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज थे वो डेवलप थे। बट आफ्टर 2015 जब जो न्यूक्लियर डील साइन होती है, जो JCPOA जिसको हम बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद से जब सैंक्शंस वगैरह लगाए गए तो हमने ये देखा कि जो ऑयल रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ट्रेड है ऑयल रिलेटेड, वो काफ़ी डिक्रीज हो गया था। सर अभी अगर हम देखें तो इंडिया का एक न्यूट्रल है, ट्रेड रिलेटेड तो रिलेशंस थोड़े कम हो चुके हैं, बट इंडिया ईरान को एक अपना फ्रेंडली कंट्री की तरह ही उसको देखता है। तो जब ईरान का एक शिप जो इंडिया में आया था, साथ में एक्सरसाइज की थी, उसके बाद जब वो वापस जा रहा था तो यूएसए ने इसको डुबो दिया। तो आपको नहीं लगता कि अगर ईरान को हम अब एज ए फ्रेंड कंसिडर करते हैं तो इस पे हमारे लीडर्स की कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी? सर जो आइरिस देना जो शिप था, जो इंडियन नेवी का गैस था, जब वो उसको मतलब यूएस के जो टॉर्पीडो है उससे उसको खत्म किया गया, तो वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं था, वो उस टाइम पर इंटरनेशनल वाटर्स का पार्ट था। तो इंडिया पॉलिटिकली एंड मिलिटरली लायबल नहीं था कि वहां पर उसको रिएक्ट करना है। बट जैसे ही इंडिया को ये पता चला थ्रू श्रीलंका की गवर्नमेंट के थ्रू, तो इंडिया ने जो भी सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करे हैं। एंड इंडिया ने अपना जो भी एफर्ट्स दिया जा सकता है वो चीज को इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है। आपको लगता है इंडिया को ईरान वॉर में किस साइड, किसका साइड लेना चाहिए, ईरान का कि यूएसए का कि सर इसराइल का? सर इंडिया को अपना जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको इंश्योर करते हुए, जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, उस चीज को इंश्योर करना। और इंडिया ने हमेशा से इस चीज को इंश्योर करा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, हमारे जो गवर्नमेंट है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है उसमें हमेशा यही बोला गया है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस का यूज करके हमें इस मैटर को रिजोल्व करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना को क्या फायदा हो सकता है इस वॉर से? सर चाइना को एक एक्सप्लिसिट ये फायदा हो सकता है कि अगर जैसे मतलब जो कंडीशंस चल रही हैं, तो ईरान में भी हो सकता है कि चाइना की तरफ थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाए, या जो ऑलरेडी चाइना के काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान में, जो इन चाइना का जो CPEC, जो चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स हैं और जो भी इस तरीके के हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो उसमें हम देख सकते हैं कि चाइना का रोल इंक्रीज हो सकता है। और इंडिया का क्या बेनिफिट हो सकता है? सर थ्रू दिस वॉर, सर इंडिया का वॉर से कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया का तो बेनिफिट इसी चीज में है कि ये वॉर एंड हो, क्योंकि सप्लाई चेन्स में डिसरप्शंस आ रहे हैं जो ऑयल रिलेटेड है। तो इंडिया का बेनिफिट तो इसी में है कि ये जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी डीएस्केलेशंस हो और नेगोशिएशंस के थ्रू इसको रिजॉल्व हो। फिर भी अगर आपको एक कोई बेनिफिट सोचना हो तो क्या सोच सकते नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वॉर कंटिन्यू रहने से इंडिया को कोई बेनिफिट हो सकता है। हैं? आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्या लगता है आपको सरकार की क्या पॉलिसी रहनी चाहिए? सर अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास अभी कुछ डेज के रिजर्व्स हैं, और इंडिया का हमेशा से स्टेंस रहा है कि डाइवर्सिफाई करना। अभी रिसेंटली हमने रशियन ऑयल की जो इंपोर्ट्स हैं, हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, अभी हमने उसको और इंक्रीज कर दिया है। तो इंडिया हमेशा से डाइवर्सिफाई पे फोकस कर रहा है, तो और इवन हमारे पास अभी कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूएसए ने एक स्टेटमेंट दी है कि दे विल नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन।
which they did in case of China? क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका? सर इसका जो ट्रेड रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है कि चाइना को जो उस टाइम पे लिबर्टी दी गई थी ट्रेड रिलेटेड, तो उन्होंने ये देखा कि चाइना की तरफ से काफी ज्यादा इंपोर्ट्स वगैरह इंक्रीज हुए, तो उनका यही कॉन्टेक्स्ट था कि हम सेम चीज इंडिया को उतना लिबर्टी नहीं देना चाहेंगे थ्रू ट्रेड रिलेटेड जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह के थ्रू, ये कॉन्टेक्स्ट था। ओके, जो आप मंडला आर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? व्हाट इट मींस? मंडला सर मींस ना मीन सर्कल, और इसको हम एक कंटेक्स्ट ले सकते हैं यूनिवर्स की, एक सर्कल पूरा यूनिवर्स को सिग्निफाई कर रहा है, वैसे इसका मीन सर्कल होता है। हम इसमें ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं। और ये आर्ट, ये जो हॉबी है आपकी या ये जो स्किल है, आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में फायदा दे सकता है? सर मुझे लगता है क्योंकि जब मैं ये आर्ट करती हूँ तो मैं बहुत फोकस हो जाती हूँ, जो आउटसाइड थॉट्स हैं, जो भी मेरे अंदर जो भी और जो भी इमोशंस हैं, उसको मैं एक जगह अप्लाई कर पाती हूँ। एक तरीके से टाइप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेरे हेल्प करता है। जब मैं इसको कर रही होती हूँ तो मेरे लिए एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज होता है, क्योंकि मैं उसमें इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। ओके, कोई 2 या 3 आपके स्ट्रेंथ आप अगर शेयर करना चाहें तो? सर फर्स्ट इज कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। मुझे लगता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे सामने, तो मैं इम्पल्सिव होकर डिसीजंस नहीं लेती हूँ, कामली थॉटफुल माइंडसेट के साथ उस पर रिएक्ट करती हूँ। सर थर्ड इज सेकेंड इज कि मैं एक गुड लिसनर हूँ। जब मैं किसी के व्यूज को सुनना हो तो मैं उसको कंफर्टेबल करके, ईज डाउन करके उसको इस तरीके का बिहेवियर शो करती हूँ कि वो मुझे अपनी बातें शेयर कर सके। और सर थर्ड इज कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेरे पास नॉलेज है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। अच्छा, जो यूपी गवर्नमेंट है वो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेके एक इनिशिएटिव लेके आई है, तो और यूपी को एक्सपोर्ट में भी काफी अभी ग्रोथ करना है, तो कैसे आपकी, अगर हम कोई नॉलेज यूज करें और केस स्टडी बनाना चाहें कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट आप उत्तर प्रदेश का उठाएं, उसका एक प्रोडक्ट उठाएं और उसको इंटरनेशनल किस मार्केट में सेल किया जा सकता है? सर हम आगरा को एज अ केस स्टडी ले सकते हैं। आगरा के जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, अदर देन आगरा, आगरा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। सर हम जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के आंवला के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम सकते हैं, और आंवला क्योंकि न्यूट्रिशनल काफी वैल्यू है तो हम उसको काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमारा जो कल्चर है हम थोड़ा हेल्दियर कल्चर की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड हम कंसर्न्स देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, तो हम आंवला को डिफरेंट इसका यूज करके, क्योंकि आंवला के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के साथ में हम ये इंश्योर करेंगे कि जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो अगर हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारे सैंक्शंस काफी होते हैं, तो हम ये चीज इंश्योर करेंगे कि सारे जो फूड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन किया जाए, और उसके बाद उसकी एक जो ब्रांडिंग पे फोकस किया जाए ताकि जो सप्लाई चेन है उनको इंक्रीज करा जा सके। तो इस तरीके से कहाँ पे सेल करेंगे आप उसको? सर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे यूरोप में हम कर सकते हैं, क्या अमेरिका। फायदा होगा यूरोप में सेल करने का? सर हमारे लिए जैसे ट्रेड रिलेटेड, क्योंकि हम ऑब्वियसली जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास मतलब मनी रिलेटेड हमको, इकोनॉमिक रिलेटेड हमको इम्पोर्टेंस मिलेगी, और नहीं साथ नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है हमारे पास यूरोप में सेल करने का? सर रिसेंटली हमने इंडिया यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, तो उस पे उसके थ्रू हम इसको और लेवरेज कर सकते हैं और इंडिया उसका स्ट्रेटेजिक इस तरीके से एडवांसमेंट ले सकता है। ठीक है, यूपी में अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपको अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहेंगे आप? सर स्पेसिफिकली तो मैंने नहीं सोचा है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि बुंदेलखंड एंड जो पूर्वांचल एरिया है या बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ के किसी डिस्ट्रिक्ट में मैं सर्व करना चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि नवरात्रि और रमजान दोनों एक ही एरिया में एक साथ सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या एसओपीज बनाएंगे आप एज एन एसडीएम? सर एज एन एसडीएम हम फर्स्ट ये इंश्योर कर सकते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले हमारी जो पुलिस जो भी एरिया है जो है वहाँ पे हम अपनी जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय करें एज अ सेफ्टी मेजर, ताकि हम ये चीजें इंश्योर करें कि कुछ वायलेंस या कुछ ना हो। साथ ही हम ये इंश्योर करें कि जो दोनों जो भी कम्युनिटीज है वो डिफरेंट एरियाज, मतलब हम एक एरिया डिमार्केट कर सकते हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली नवरात्रि का सेलिब्रेशन होगा और साइमल्टेनियसली रमजान का भी होगा, ताकि जो क्लैशेज हैं या
ना हो। सेकंड, हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके का कुछ र्यूमर स्प्रेड ना हो, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में र्यूमर स्प्रेड हो सकते हैं जिससे कम्युनल डिसहार्मनी हो सकती है। तो सेकंड चीज ये रहेगी। थर्ड, वहां पे मैं खुद प्रेजेंट रहूंगी ताकि चीजें स्मूथली इंश्योर हो। एंड अगर जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ के जो कम्युनिटी जो लीडर्स हैं, जो पीस कमेटी टाइप इस तरीके का इंश्योर कर सकते हैं, ताकि हम ये कॉन्फिडेंस में ले सकें दोनों ही पार्टीज को कि जो भी चीजें हैं वो स्मूथली कंडक्ट होंगी एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ है ताकि पीसफुली सारी चीजें हो सके।